भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? भू राजस्व। भूमि का भूमि का उपयोग करने के लिए किसानों से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व कहलाता है। भू राजस्व भूमि आधारित कृषि उत्पादन पर लगाए जाने वाला कर या भू राजस्व है। भू राजस्व का अर्थ है सभी रकम और भुगतान धन या वस्तु के रूप में प्राप्त या दावा योग्य या सरकार की ओर से किसी व्यक्ति की ओर से उसके द्वारा धारित या उसमें निहित भूमि का कारण है। यह आयकर व्यक्तियों या वस्तु और संस्थाओं पर उनके द्वारा अर्जित आय लाभ के संबंध में लगाए जाने वाला कर है। आमतौर पर आयकर की गणना कर योग्य आय के कर की दर के गुणनफल के रूप में की जाती है। एक बिक्री कर कुछ वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए एक शासी निकाय को दिया जाने वाला कर है। आमतौर पर कानून विक्रेताओं को खरीद के समय उपभोक्ता से कर के लिए धन एकत्रित करने की अनुमति देती है। उपकर एक कर है। उपकर आमतौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। सरकार अक्सर सामाजिक क्षेत्रों में विकास के उद्देश्य से उपकर वसूल करती है। उच्च आय वर्ग के लोगों पर उपकर लगाया जाता है क्योंकि गरीब और मध्य आय वाले समूहों पर आमतौर पर कर की दरें कम होती हैं। कौन सी फसल कैमल क्रॉप कहा जाता है? ज्वार को कैमल क्रॉप कहा जाता है। ज्वार फसल को कैमल क्रॉप माना जाता है क्योंकि इसमें शुष्क मृदा में उगने और लंबे समय तक सूखे का सामना करने की क्षमता होती है। बीज में यह एक वर्षा आधारित फसल है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में उगाई जाती है। बीज में शामिल स्टार्च 61 से 68%, प्रोटीन 7.8 से 16.7%, वसा 1.6 से 6.5%। ऊर्जा से संबंधित लाभ: उच्च प्रोटीन, हायर फाइबर, लोहा, फास्फोरस, थायमीन सहित अधिक पोषक तत्वों वाला कोलेस्ट्रॉल मुक्त फसल। ज्वार, सोरघम, बाइकल, पोएसी अन्य नाम। सोरघम महत्वपूर्ण किस्म CSB 1, 2, 3, 4 किस्में CSH1, CH7, CH8R संकर। मक्का, जीमेज, पोएसी, मोटे अनाजों की रानी FSCH75, SHIATS, मक्का 2, मेज BGIH1, बाजरा सेचुनस अमेरिकन, पोएसी, पर्ल मिलेट, कैटेल या स्पाइड मिलेट। RHB 58, पूसा 44, PAC 903 ज्वार बाजरा किस्म 2। व्यावसायिक दृष्टि से गांवों में आर्थिक तंत्र निम्न में से किस वर्ग में विभाजित पाया जाता है? जमींदार, भूमिहीन, श्रमिक, ग्रामीण कारीगर। एक आर्थिक तंत्र समुदायों या सरकारों के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र या देश में संसाधनों, सेवाओं और वस्तुओं को व्यवस्थित और वितरित करने का एक तरीका है। उत्पादन के कारण जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और भौतिक संसाधन आर्थिक प्रणालियों द्वारा नियमित होते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से गांवों की आर्थिक व्यवस्था को इन भागों में बांटा गया है: जमींदारी, भूमिहीन, मजदूर, ग्रामीण कारीगर। एक जमींदार एक प्रांत का एक स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त शासक था
भूस्वामी के रूप में जाने जाने वाले जमींदारों को ग्रामीण जीवन में उनकी उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक लाभों से लाभ हुआ। जमींदारों ने अपनी स्थिति इस तथ्य से प्राप्त की कि वे अक्सर राज्य की ओर से राजस्व एकत्र कर सकते थे, एक ऐसी सेवा जिसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाता था। एक ग्रामीण शिल्पकार एक कुशल श्रमिक होता है जो अपनी जीविका आय का 50% से अधिक ग्रामीण शिल्प से प्राप्त करता है। जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई थी, इसलिए इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी प्रांतों में पेश किया गया था। जमींदारी व्यवस्था के तहत जमींदारों के रूप में जाने जाने वाले बिचौलियों द्वारा काश्तकारों से भू राजस्व एकत्र किया जाता था। इसने जमींदारों में भूमि के स्वामित्व का अधिकार निहित किया था। किसानों के प्रथागत अधिभोग अधिकारों की अपेक्षा की जाती है और उन्हें काश्तकारों की स्थिति में ला दिया गया। जमींदारों द्वारा एकत्र की गई कुल भू राजस्व में सरकार का हिस्सा बहुत बड़ा था, राजस्व का 10/11वां हिस्सा। उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? मदर, अमूल, पराग, सुधा। पराग मिल्क फूड्स यह एक भारतीय कंपनी है जो दूध और दूध उत्पादों का निर्माण, विपणन और बिक्री करती है। अमूल आनंद सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ, इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 को डेयरी सहकारी आंदोलन के रूप में हुई थी। यह एक ब्रांड का नाम है। मदर डेयरी यह दुग्ध उत्पादों के कारोबारों में लगी एक सहकारी कंपनी है। यह 1974 में भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक सहायक इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। उत्तर भारत में जवाहर तारामंडल कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। जवाहर तारामंडल भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज शहर में स्थित है। यह 1979 में बनाया गया था और यह नेहरू गांधी परिवार और अब एक संग्रहालय के पूर्व निवास आनंद भवन के बगल में स्थित है। इसका प्रबंधन जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड द्वारा किया गया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के 3 मूर्ति हाउस में है। हर साल 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री की जयंती पर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के तत्वाधान में आयोजित होने वाले तारामंडल में प्रतिष्ठित जवाहर नेहरू मेमोरियल लेक्चर भी आयोजित किया जाता है। दिसंबर सन 2021 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को मंजूरी दी है। आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना वित्त मंत्री सन 2021-22 से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष सन 2021-22 से सन 2031-32 तक योजना के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार द्वारा 1220.92 करोड़ रुपए का व्यय वहन करने की संभावना है। योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समिति, विपणन सहकारी समिति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह, किसानों संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स और केंद्रीय राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकाय प्रायोजित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। इस वित्त पोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की सीमा तक प्रति वर्ष 3% का ब्याज सबवेंशन होगा।
यह सर्वेक्षण अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। जिलों की संख्या 75 लोकसभा सीट, 80 राज्यसभा सीट, 31 राज्य पशु बारहसिंगा, राष्ट्र पक्षी सारक क्रेन, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, राष्ट्रीय उद्यान बांध गोविंद वल्लभ पंत, रिहंद नदी। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितने पेड़ लगाए हैं? 100 करोड़। रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में वन्य और वृक्ष अनावरण श्रेणियों में काफ़ी वृद्धि हुई है। नवीनतम रिपोर्ट में अक्टूबर सन 2019 और फरवरी सन 2020 के बीच के उपग्रह डेटा शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड वृक्षारोपण कर रहा है और 5 वर्षों की अवधि के कुल लगभग 100 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं, जो पिछले वर्ष में अधिकतम 30 करोड़ हैं। फलदार वृक्षों के अलावा औषधीय पौधे और पौष्टिक मूल्य के पेड़ भी लगाए गए हैं। वृक्षारोपण अभियान बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों और नदियों के किनारे पर लगाए गए पेड़ों की उच्च जीवित रहने की दर पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस फसल की अवधि सबसे कम होती है? मूंग। अंतर्वर्ती फसल एक ऐसी फसल है जो उस भूमि का उपयोग करके लिए बोई जाती है जो अन्यथा फलती रहती है। इसे एक मुख्य फसल और दूसरी फसल की अवधि के बीच लगाया जा सकता है। यह आमतौर पर बढ़ती है और जल्दी परिपक्व हो जाती है। अंतर्वर्ती फसल भी फसलें हैं जिन्हें मृदा से खनिजों को बहने से रोकने के लिए बोया जाता है। इसे मृदा से खनिजों को बहने से रोकने के लिए बोया जाता है। यह एक प्रकार की फसल है जो उगाने की जगह का अधिक कुशल उपयोग करती है। फसल और कटाई का समय: चना 100 दिन, मसूर 146, तूर 250 से 270 दिन और मूंग 90 से 100 दिन। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसल मूंग की अवधि सबसे कम होती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVY) किस आयु वर्ग के लोगों के लिए एक योजना है? 60 वर्ष उससे अधिक। PMVY का पूरा रूप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। यह विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना है। नागरिक PMVY योजना में अधिकतम 15 लाख का निवेश कर सकते हैं और यह योजना 31 मार्च सन 2020 तक वैध है। वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेशों के आधार पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष का सुनिश्चित रिटर्न मिलेगा। इस योजना को संचालित करने के लिए विशेष अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया गया है। उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 20.69। 20.69। सन 2011 की जनगणना का उत्तर प्रदेश कुल आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत 20.69% है। उत्तर प्रदेश की कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या 4,13,57,608 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश को उसी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश 907 में सन 2011 लिंगानुपात के जनगणना आंकड़ों के अनुसार, जबकि सन 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 900 था। 16.6% कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की आबादी का राष्ट्रीय प्रतिशत है। 31.95% पंजाब की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए पंजाब का परसेंट है। हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के किसानों के लिए ई-शांता पोर्टल लॉन्च किया है? बागवानी, फलों की खेती, जलीय कृषि, एक्वाकल्चर, मछली पालन। फूलों की खेती, बागवानी। जलीय कृषि, एक्वाकल्चर। सरकार ने जलीय कृषि के किसानों के लिए ई-शांता पोर्टल लॉन्च किया। जलीय कृषि से तात्पर्य सभी प्रकार के जलीय वातावरण में मछली, शंख, शैवाल और वन्य जीवों के प्रजनन, पालन और कटाई से है। पोर्टल जल किसानों और
खरीदारों को जोड़ना है। ई शांता इसका अर्थ है NACS से किसानों के व्यापार के लिए जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाधान। नेक्सा नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। यह बिचौलियों को खत्म करके किसानों और खरीदारों के बीच एक वैकल्पिक विपणन उपकरण के रूप में कार्य करेगा। किसान अपनी उपज को स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध कर सकते हैं और उसकी कीमत को उद्धरण दे सकते हैं। खरीदारों के पास अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादों को फ़िल्टर करने का विकल्प भी है। यह स्थानीय आबादी की मदद करने के लिए एक बहुभाषी मंच है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर सन 2007 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे पैमाने के झींगा किसानों की आजीविका का उत्थान करना है। बागवानी यह एक फल, सब्जियां, फूल व सजावटी पौधे को उगाने का विज्ञान और कला है। फूलों की खेती यह बागवानी की एक शाखा है जो फूलों और सजावटी पौधे के बढ़ने और विपणन से संबंधित है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट या रेशम की खेती, रेशम के कीड़ों की खेती। रेशम कीट की आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रजाति बाम्बैक्स मोरी, घरेलू सिल्को मोथ की कैटरपिलर। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता है? सामान्य निवास, सामान्य रसोईघर, व्यक्तिवादिता की भावना, सामान्य संपत्ति। व्यक्तिवादिता की भावना। विकल्पों में से केवल व्यक्तिवादिता की भावना ही संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। एक संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें एक रेखीय वंश समूह के सदस्य अपने पति, पत्नी और बच्चों के साथ एक कृषि क्षेत्र में रहते हैं और उनकी देख रेख एक सदस्य द्वारा की जाती है। एकल परिवार संयुक्त परिवार के पूरक माता पिता और आश्रित बच्चे। यह आमतौर पर तब फैलता है जब एक लिंग के बच्चे शादी करते हैं और अपने माता पिता के घर छोड़ने के बजाय वह अपने माता पिता के साथ रहने के लिए लाते हैं। यह संयुक्त परिवार स्थिरता की भावना प्रदान करता है, लेकिन यह एक जोड़े की स्वतंत्रता को भी छीन लेता है। संयुक्त परिवार की विशेषताएं: सहाधिकार निवास, सहाधिकार रसोईघर, सहाधिकार संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व, सहाधिकार अड़चन पूजन। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? जबकि किसी विशेष भूमि के टुकड़े को उसके खसरा संख्या के माध्यम से जाना जाता है। किसी विशेष व्यक्ति या परिवार के सभी खसराओं का विवरण खतौनी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार एक खसरा संख्या मात्र एक इकाई होती है, जबकि एक खतौनी कई इकाइयों का अभिलेख होता है। दोनों में से एक और अंतर यह है कि खसरा P11 रूप में बनाया जाता है, जबकि खतौनी B1 रूप में बनाया जाता है। जबकि पूर्ववर्ती में 12 स्तंभ हैं, बाद वाले में 23 स्तंभ हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 कॉलम है। फॉर्म B1 किस्तबंदी खतौनी। गंगा ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? जनवरी सन 2016 में। गंगा ग्राम योजना को जनवरी सन 2016 में पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ग्राम पुथ में शुरू किया गया था। गंगा नदी के किनारे स्थित यूपी के लगभग 1600 गांवों को इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा और हर घर में शौचालय होगा। किस संवैधानिक संशोधन में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया? 73वें।
73वें संशोधन पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में एक नया भाग 9 शामिल किया गया। इसमें 16 लेख, अनुच्छेद 243 से 243 ओ और संविधान की 11वीं अनुसूची शामिल है। 73वें संशोधन राज्य के द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना करता है। यह 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली प्रदान करता है, जिसका गठन प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर किया जाएगा। संवैधानिक संशोधन यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनावों से भरी कुल सीटों में से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। पंचायत के हर सदस्य पर एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। सीटों को प्रत्येक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में एससी और एसटी के लिए आरक्षित किया जाना है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम में आरक्षण के लिए 1/3 से कम नहीं कुल पंचायतों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या का प्रावधान है। महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसी सीटों को पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रोटेशन द्वारा आवंटित किया जा सकता है। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में पारित किया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 74वां संवैधानिक संशोधन 1992। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में एक नया भाग 9A जोड़ा गया था, जिसमें 18 लेख, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZG और संविधान की 12वीं अनुसूची शामिल है। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 को नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देना है। इसने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ नगरपालिका सरकारों को त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का एक औपचारिक हिस्सा बनाया। 74वें संशोधन अधिनियम शहरी क्षेत्रों को 3 स्थानीय प्रकार की सरकारों जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के आकार के आधार पर शासित किया। नगर पंचायतों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण वाले क्षेत्रों का प्रशासन करना है। नगर पंचायत को छोटे शहरी क्षेत्रों का प्रशासन नगर परिषद द्वारा किया जाता है। बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। 74वां संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ था। 72वां संशोधन अधिनियम 1992 त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को निर्धारण के लिए अस्थायी प्रावधान करने के लिए, जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत वर्ष 2000 के बाद पहली जनगणना के आधार पर सीटों का पुनः समावेशन नहीं किया जाता। 75वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1994 इसने किराए के संबंध में विवादों के स्थगन के लिए किराया पर न्यायाधिकरणों की स्थापना करके विनियमन और नियंत्रण और किराएदारों के मुद्दों सहित अधिकार शीर्षक और मकान मालिकों और किराएदारों के हित को प्रदान किया है। भारत में पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान करना। एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? ब्लॉक स्तर पर। जनपद पंचायत भारत के प्रशासन के ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है और ग्रामीण विकास के लिए भारतीय प्रशासन की 3 स्तरीय संरचना को पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। जनपद पंचायत यह तहसील या तालुका या ब्लॉक स्तर पर स्थानीय सरकार निकाय है। एक तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी गांव विकास खंड बनाते हैं। ब्लॉक पंचायत ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में काम करती है। जिला प्रशासन जिला कलेक्टर के अधीन आता है। राज्य प्रशासन मुख्यमंत्री के अधीन शासन करता है। पंचायती राज के 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या ब्लॉक स्तर और जिला परिषद। जीवित
उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? खैरवाड़। खैरवाड़ उत्तर प्रदेश की एक अनुसूचित जनजाति है। यह उत्तर प्रदेश के बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। यह हिंदू धर्म को मानते हैं। यह जीवित पुत्रिका, कर्मा, होली, नवरात्रि आदि जैसे त्योहार मनाते हैं। कर्मा नृत्य खैरवाड़ जनजाति से संबंधित है। खैरवाड़ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पाद की वृद्धि दर नकारात्मक थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग और कृषि के विकास पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में 30% की वृद्धि करना था। हालांकि भारत 1965 और 62 में पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध, खराब मानसून की वजह से यह लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा। मनरेगा स्कीम कब पारित हुई थी? सन 2005 में। 23 अगस्त सन 2005 को मनरेगा पारित किया गया था। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इस अधिनियम का प्रस्ताव सबसे पहले 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसे अंततः संसद में स्वीकार किया गया और भारत के 665 जिलों में इसे लागू किया गया। 2 अक्टूबर सन 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सन 2005 में नरेगा से मनरेगा में अधिनियम के नामकरण को बदलने के लिए एक संशोधन किया गया था। मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देना था। मनरेगा सहस्त्रधारा योजना निम्नलिखित में से संबंधित है? पीने के पानी, स्वच्छता, पीने के पानी, सिंचाई। मनरेगा सहस्त्रधारा योजना सिंचाई से संबंधित है। मनरेगा को बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में नामित किया गया था। यह भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। यह अधिनियम सितंबर सन 2005 में पारित किया गया था। यह हर घर में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है जिसके बेशक सदस्य अकुशल शारीरिक काम करते हैं। अधिनियम 1991 में पहली बार पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किस उद्देश्य के लिए 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। मिड डे मील भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत देश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों के पोषण स्तर को उन्नत करना और प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। यह योजना 15 अगस्त 1945 को लागू की गई थी। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के उन सभी छात्रों को जो हर महीने 3 किलो गेहूं अनाज देने का प्रावधान था उसकी उपस्थिति 80% है। लेकिन 28 नवंबर सन 2001 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालयों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की योजना 1 सितंबर सन 2004 से शुरू की। कोर सिंचाई का पानी जो फसल कब दिया जाता है? जब फसल कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाता है और पहली बार पानी डाला जाता है। पहली सिंचाई जो एक फसल को दी जाती है जब फसल कुछ सेंटीमीटर ऊंचा होता है तो उसे कोर सिंचाई कहा जाता है। विभिन्न फसलों के लिए कोर सिंचाई की इष्टतम गहराई अलग अलग होती है। चावल के लिए कोर सिंचाई की इष्टतम गहराई 19 सेंटीमीटर है और गेहूं के लिए कोर सिंचाई की इष्टतम गहराई 13.5 सेंटीमीटर है। गन्ने के लिए कोर सिंचाई की इष्टतम गहराई 16.5 सेंटीमीटर है। कभी कभी शुरुआती चरणों में फसल बोने से पहले भूमि बहुत शुष्क होती है। ऐसे मामलों में मिट्टी को पानी से गीला कर दिया जाता है जिससे फसलों को बोने में मदद मिलती है। ऐसे सिंचाई को पालेओ सिंचाई के रूप में जाना जाता है।
भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर होता है? पटवारी। पटवारी का मुख्य कार्य भूमि मापन और भूमि अभिलेख रखना। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ गांवों में ऐसे अधिकारियों को लेखपाल कहा जाता है, दूसरे में कानूनगो या कर्मचारी या ग्राम अधिकारी आदि। प्रत्येक कानूनगो गांवों के एक समूह के लिए जिम्मेदार है। पटवारी गांव के अभिलेखों का रखरखाव और अद्यतन करता है। इसके पास आमतौर पर कृषि क्षेत्रों को मापने के तरीके होते हैं। कुछ जगहों पर लंबे चेन का इस्तेमाल किया जाता है। वह किसानों से भू राजस्व के संग्रह को व्यवस्थित करने और इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में सरकार को जानकारी प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। यह उन अभिलेखों से किया जाता है जिन्हें रखा जाता है, और यही कारण कि पटवारी के लिए इन्हें नियमित रूप से अद्यतन करना महत्वपूर्ण है। किसान अपने खेतों में उगाई गई फसल को बदल सकते हैं या कहीं कुआं खोद सकता है, और इन सब पर नज़र रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग पटवारी के काम की निगरानी करते हैं। पटवारी ग्राम स्तर पर भूमि अभिलेखों का ध्यान रखता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? महिलाओं के निःशुल्क उपचार, स्कूली शिक्षा, स्वरोजगार, ग्राम विकास। महिलाओं के निःशुल्क उपचार। वंदे मातरम महिलाओं के मुफ्त उपचार से जुड़ी है। 9 फरवरी सन 2004 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व सेवाओं की पहुंच में सुधार करना और मातृ एवं नवजात मृत्यु को महत्वपूर्ण रूप से कम करना है। इस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों को सार्वजनिक और निजी सुविधाएं प्रदान करने के लिए और गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना, और यह योजना मुख्यतः स्वैच्छिक योजना है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर सन 2014 को कौन सी कार्यक्रम शुरू किया था? स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर सन 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो मुख्य रूप से गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और ग्रामीण समुदाय के सामाजिक जुड़ाव पर लोगों के बीच प्रेरणा फैलाना शामिल है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर सन 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर की थी। इस योजना का पहचान योग्य विशेषता यह मांग से प्रेरित, समाज से प्रेरित है, लोगों की भागीदारी पर आधारित है। योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से आदर्श ग्राम कहे जाने वाले आदर्श गांवों का विकास और स्थानीय संदर्भ के लिए तैयार किए जाने वाले कुछ नई पहल शामिल है जो एक गांव से दूसरे गांव में भिन्न हो सकती है। स्थानीय विस्तार के विकसित मॉडल को अन्य गांवों में भी दोहराया जा सकता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की स्थापना सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए की गई थी, जबकि गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचों को विकसित करने, उन्हें आदर्श गांवों में बदलने की योग्यता लेने। यह योजना के तहत संसद के प्रत्येक सदस्य को अपने स्वयं के गांव या अपने ससुराल के गांव को छोड़कर अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक गांव का चयन करना होगा और मापदंडों को तय करना होगा और इसे सन 2019 तक एक आदर्श गांव बनाना होगा। वे 2 या 3 और गांवों को लेने का विकल्प चुन सकते हैं और सन 2019 में अगले आम चुनाव आने तक ऐसा ही कर सकते हैं और उनके बाद खुद को 10 साल लंबी गांव या ग्रामीण सुविधाएं परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं। गांवों को स्मार्ट स्कूल, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच और बेघर
ग्रामीणों के लिए पक्के आवास का प्रस्ताव दिया जाता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? वर्तमान भारत में उत्तर प्रदेश में राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? 2763। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2763 राजस्व न्यायालय हैं। उपधारा 1 में राजस्व न्यायालय का अर्थ कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के किराए, राजस्व लाभ से संबंधित मुकदमों या अन्य कार्यवाही पर विचार करने के लिए किसी भी स्थानीय कानून के तहत क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय, लेकिन इसमें इस संहिता के तहत मूल अधिकार क्षेत्र वाला एक सिविल कोर्ट शामिल नहीं है जो ऐसा वादों या कार्यवाहियों को वाद या दीवानी प्रकृति की कार्यवाही के रूप में देखता है। यूपी में नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कलेक्टर, आयुक्त और राजस्व बोर्ड की अदालतों में लगभग 2763 राज्य राजस्व न्यायालय के समक्ष 7 लाख से अधिक मामले निलंबित हैं। 5 वर्षों से अधिक समय से निलंबित भूमि के मामलों को लगभग 1 लाख है। ऐसे अधिकांश मामले गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, फैजाबाद, आजमगढ़ से संबंधित है। आधुनिकीकरण ने मानव जीवन के किस दृष्टिकोण को बदल दिया है? जाति दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इन सभी को बदल दिया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में विभेदीकरण बढ़ता है। यह भेदभावना सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पहलुओं में देखा जा सकता है। आधुनिकीकरण का मानव जीवन पर प्रभाव: धार्मिक पुनरुत्थान और सुधार। पश्चिमी शिक्षा और मूल्यों से प्रेरित होकर ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का जन्म और विकास भारतीय समाज में हुआ, जिन्हें हिंदू धर्म या आर्य धर्म में उत्पन्न होने वाली बुराइयों को दूर करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए। फलस्वरूप धार्मिक धूमधाम और कर्मकांड कम हुए, ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ। आदिम पुरुषों द्वारा चाक चित्रकारी और गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी उद्गम स्थलों में से एक है। हालांकि यह सच है कि राज्य में कोई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज नहीं हुई है। बांदा, बुंदेलखंड, मिर्ज़ापुर और मेरठ में मिली प्राचीन वस्तुएं इसके इतिहास को प्रारंभिक पाषाण युग या हड़प्पा युग से जोड़ती हैं। आदिम पुरुषों द्वारा चाक चित्रकारी या गहरे लाल रंग के चित्र मिर्ज़ापुर जिले के विंध्य पर्वतमाला में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। अंतरजी, खेड़ा, कौशाम्बी, राजघाट और सोंख में भी उस युग के बर्तन मिले हैं। कानपुर, उन्नाव, मिर्ज़ापुर और गोरखपुर, मथुरा में तांबे की वस्तुएं मिली हैं और इस राज्य में आर्यों का आगमन भी हुआ है। इसकी सबसे अधिक संभावना है कि सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यताओं के बीच टूटी हुई कड़ियाँ इस राज्य में पाए गए प्राचीन स्थलों के खंडहरों के बीच नीचे दबी हुई है। वैदिक भजनों में वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का शायद ही कोई उल्लेख है। यहाँ तक कि पवित्र नदियाँ गंगा और यमुना भी आर्यों की भूमि के दूर क्षितिज पर ही दिखाई देती है। उत्तर वैदिक युग में सप्त सिंधु का महत्व कम हो जाता है और ब्रह्मर्षि देश यानी मध्य देश का महत्व बढ़ जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भारत का एक पवित्र स्थल और वैदिक संस्कृति और ज्ञान का प्रमुख केंद्र बन गया था। कुरु, पांचाल, काशी और कौशल के नए राज्यों का उल्लेख वैदिक संस्कृति के प्रमुख केंद्रों के रूप में उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिला है। कुरु पांचाल के लोग वैदिक संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते थे। संस्कृत के उत्कृष्ट वक्ता के रूप में उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त था। इनके द्वारा विद्यालयों और संस्थानों का आचरण प्रशंसनीय था। इनके प्रकार का
जीवन अन्य राजाओं के लिए एक आदर्श था और इनके ब्राह्मणों को उनकी धर्मपरायणता और विद्वता के लिए उच्च सम्मान में रखा जाता था। उपनिषदों में पांचाल परिषद का प्रमुखता से उल्लेख है। बहुफसली कार्यक्रम देश के कितनी प्रतिशत भूमि पर लागू है? नहीं जानते। बहुफसली कार्यक्रम इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलें प्राप्त होती हैं, जैसे गेहूं के साथ राई, गेहूं के साथ जौ और गेहूं के साथ चना, उड़द के साथ उड़द और ज्वार के साथ उड़द। बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत किसान एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक फसलें उगाते हैं। बहुफसली प्रक्रिया मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। अंतर फसल, यह एक निश्चित फसल पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की संदर्भित करता है। रिले फसल, इसके अंतर्गत भूमि के एक ही भाग में दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन इस विधि में पहली फसल की कटाई से ठीक पहले दूसरी फसल को उसी जमीन पर बोया जाता है। मिश्रित अंतर फसल, इस व्यवस्था में सभी फसलें बिना किसी निश्चित पंक्ति पैटर्न के एक ही भूमि पर एक साथ उगाई जाती है। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। राजस्व बोर्ड का मुख्य कार्य इस प्रकार है: किराया संग्रह, राजस्व और संग्रह, कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, स्टाम्प उत्पाद शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कर कानूनों का प्रशासन, वार्ड की कोर्ट के संबंध में कार्य, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य, बंदोबस्त संचालन। 1922 में बोर्ड के कार्यों को राजस्व अधिनियम के बोर्ड के प्रावधानों के अनुसार पुनर्गठित किया गया था। अफीम और आयकर से संबंधित कर कानूनों का प्रशासन प्रांतीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया और वही शक्तियां आयुक्तों को प्रायोजित कर दी गई। नतीजन बोर्ड राजस्व कानूनों के प्रशासन के लिए मुख्य प्राधिकरण के रूप में उभरा, जिसमें प्रांतीय कर कानून शामिल है और राज्य में राजस्व प्रशासन, निपटान, संचालन और कोर्ट ऑफ वार्ड प्रशासन के लिए सर्वोच्च पर्यवेक्षी निकाय शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से कौन सा कार्य कर रहा है? स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार का वित्तीय संगठन, व्यवसाय प्रतिनिधित्व, सभी। स्वयं सहायता समूह एक वित्तीय मध्यस्थ समिति है जिसमें 18 से 50 वर्ष की आयु की 12 से 25 स्थानीय महिलाएं शामिल होती हैं। भारत में सबसे अधिक स्वयं सहायता समूह है। स्वयं सहायता समूह एक स्थिर संगठित समूह या व्यक्तियों का संघ है जो दैनिक वेतन पर कार्य करते हैं। इन व्यक्तियों को पैसा इकट्ठा किया जाता है जो दान कर सकते हैं और ज़रूरतमंद सदस्यों को वितरित कर सकते हैं। यह समूह और बाजार संचालित दरों द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ एक गैर संपार्श्विक ऋण प्रदान करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की सेवाओं के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पर ग्रामीण वित्त और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन प्रभारित हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधि भी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने शामिल हैं? गौतम बुद्ध नगर में।
गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली एनसीआर का एक हिस्सा है और इसे 3 उप मंडलों में विभाजित किया गया है: नोएडा, सदर, दादरी और जेवर। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पंजीकृत कारखाने शामिल हैं। जिले का गठन गाजियाबाद बुंदेलशहर के हिस्सों को काटकर किया गया है। गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। कानपुर शहर चमड़ा और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेल के सामान के सबसे बड़े उत्पादों में से एक और भारत में संगीत वाद्य यंत्रों का सबसे बड़ा उत्पादक है। बहुफसली कार्यक्रम देश की कितनी प्रतिशत भूमि पर लागू है? 71%। बहुफसली कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंदर एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलें प्राप्त होती हैं, जैसे गेहूं के साथ राई और गेहूं के साथ जौ और गेहूं के साथ चना, उड़द के साथ उड़द और ज्वार के साथ उड़द। बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत किसान एक ही भूमि के एक ही क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाता है। बहुफसली प्रणाली मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: अंतर फसल, रिले फसल, मिश्रित अंतर फसल। अब देखिए अंतर फसल में क्या होता है। यह एक निश्चित फसल पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने की निश्चित फसल पैटर्न होगा, उगाने को संदर्भित करता है। रिले फसल, इसके अंतर भूमि को एक ही भाग में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन इस विधि में पहली फसल की कटाई से ठीक पहले दूसरी फसल को उसी जमीन पर बोया जाता है। मिश्रित अंतर फसल, इस व्यवस्था में सभी फसलें बिना किसी निश्चित पक्ति पैटर्न के एक ही भूमि पर एक साथ उगाई जाती है। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद। राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई थी। इस राजस्व बोर्ड के मुख्य कार्य क्या थे? किराया संग्रह, राजस्व संग्रह, कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, स्टाम्प, उत्पाद शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कर कानूनों का प्रशासन, वार्ड की कोर्ट के संबंध में कार्य, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य, बंदोबस्त पंचालन। 1922 में बोर्ड के कार्यों को राजस्व अधिनियम के बोर्ड के प्रावधानों के अनुसार पुनर्गठित किया गया था। अफीम और आयकर से संबंधित कर कानूनों का प्रशासन प्रांतीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया। वही शक्तियां आयुक्तों को प्रत्यारोपित कर दी गईं। नतीजन बोर्ड राजस्व कानूनों के प्रशासन के लिए मुख्य प्राधिकरण के रूप में उभरा, जिसमें प्रांतीय कर कानून शामिल है और राज्य में राजस्व प्रशासन, निपटान, संचालन और कोर्ट ऑफ वार्ड प्रशासन के लिए सर्वोच्च पर्यवेक्षी निकाय शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु निम्न से कौन से कार्य किए जाते हैं? उपरोक्त सभी: राजस्व स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। स्वयं सहायता समूह एक वित्तीय मध्यम समिति है जिसमें 18 से 50 वर्ष की आयु की 12 से 25 स्थानीय महिलाएं शामिल होती हैं। भारत में सबसे अधिक स्वयं सहायता समूह है। यह स्वयं सहायता समूह एक स्थिर संगठित समूह या व्यक्तियों का संघ है जो दैनिक वेतन पर कार्य करती है। इन व्यक्तियों को पैसा इकट्ठा किया जाता है जो दान कर सकते हैं और ज़रूरतमंद सदस्यों को वितरित कर सकते हैं। यह समूह और बाजार संचालित दरों द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ एक गैर संपार्श्विक ऋण प्रदान करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। भारत में विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी को बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पर ग्रामीण वित्त और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन प्रभावित है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व भी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। उत्तर प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने शामिल हैं? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का एक
का एक जिला है जिसका नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली एनसीआर का एक हिस्सा है और इसे 3 उपमंडलों में विभाजित किया गया है, जैसे नोएडा सदर, दादरी और जेवर। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पंजीकृत कारखाने शामिल हैं। जिले का गठन गाजियाबाद और बुंदेल शहर के हिस्सों को काटकर किया गया था। गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। कानपुर शहर चमड़ा और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेल के सामान के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और भारत में संगीत वाद्य यंत्रों का सबसे बड़ा उत्पादक है। वृक्षारोपण खेती का एक प्रकार है। व्यावसायिक व्यापक खेती, यह खेती का एक प्रणाली है जिसमें कृषक एक बड़े क्षेत्र में सीमित मात्रा में श्रम और पूंजी का उपयोग करता है और मशीनों का उपयोग करके कृषि करता है। ये व्यापक क्षेत्र में आ जाएगा। व्यापक खेती में व्यावसायिक खेती, वृक्षारोपण एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। चाय, कॉफी, केला, कपास आदि की एकल फसल उगाई जाती है। बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ये व्यावसायिक खेती है। गहन कृषि, यह खेती की एक प्रणाली है जिसमें कृषक एक छोटे से क्षेत्र में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी का उपयोग करता है। कृषि श्रम की सहायता से की जाती है। मिश्रित खेती, भूमि का उपयोग भोजन और चारा उगाने और पशुओं को पालने के लिए किया जाता है। इसको मिश्रित खेती कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? हेक्टेयर है भाई। हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकाई है। हेक्टेयर ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथागत माप में 2.471 एकड़ के बराबर है। हेक्टेयर शब्द लैटिन शब्द के और ग्रीक शब्द हेक्ट से आया है, जो 100 के लिए नियमित संक्षिप्त नाम है। एक हेक्टेयर का चिन्ह HA होता है। हेक्टेयर का उपयोग मुख्य रूप से भूमि की मापन में किया जाता है। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होता है। ब्रिटिश इंपीरियल और यूनाइटेड स्टेट्स प्रथागत प्रणालियों में 1 एकड़ भूमि मापने की इकाई 1 एकड़ 0.4047 हेक्टेयर के बराबर होता है, यानी 4047 वर्ग मीटर के बराबर होता है। बीघा भूमि के क्षेत्रफल की माप की एक पारंपरिक इकाई है जिसका उपयोग आमतौर में भारत, दक्षिण राज्यों के छोड़कर बांग्लादेश और नेपाल में किया जाता है। पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकती है। पंचायत क्षेत्र का अर्थ है पंचायत का भूक्षेत्र। ग्राम सभा का एक पंचायत के भीतर गांव की मतदाता सूची में सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण का उनकी आबादी के अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, ये गलत है। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं हैं। जिले का मतलब राज्य में एक जिला है। ग्राम सभा का अर्थ है एक निकाय जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। इंटरमीडिएट स्तर का अर्थ इस भाग के लिए मध्यवर्ती स्तर होने के लिए सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट गांव और जिला स्तरों के बीच का स्तर है। पंचायत का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243B के तहत गठित स्वशासन की एक संस्था है। पंचायत क्षेत्र का अर्थ होता है पंचायत का भू क्षेत्र। जनसंख्या का मतलब आबादी की पिछली जनगणना में बताई गई जनसंख्या जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए। गांव का अर्थ है राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट गांव। इस भाग के लिए गांव होना और उसमें निर्दिष्ट गांवों का एक समूह शामिल है। 243A एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और गांव स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जैसे किसी राज्य का विधान या कानून द्वारा प्रदान कर सकती है। 243B इस भाग के प्रावधानों के तहत गांव मध्यवर्ती और
जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243C इस भाग के प्रावधानों के अधीन राज्य के विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान कर सकते हैं। अनुच्छेद 243D अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सीटें आरक्षित होंगी। प्रत्येक पंचायत में और आरक्षित सीटों की संख्या लगभग जितनी भी हो, उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या या उस पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के अनुपात के अनुसार होगी। उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति उस क्षेत्र की कुल आबादी के पास और ऐसी सीटें पंचायत में भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद की किस अनुभाग में आता है? नहीं पता भैया। भाग 2। वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद की धारा 2 के अंतर्गत आते हैं। बंजर भूमि अवक्रमित भूमि है जिसे उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों के रोपण और बंजर भूमि को उपजाऊ और आवास और खेती के लिए उपयुक्त में बदलकर सुधार किया जा सकता है। 1957-58 में बोर्ड को पदस्थापन, स्थानांतरण तथा अवकाश स्वीकृति करने आदि के अधिकार दिए गए। डिप्टी कलेक्टर, न्यायिक अधिकारी, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट और बिक्री कर अधिकारी बोर्ड को उत्पाद शुल्क, पंजीकरण, मनोरंजन कर और चकबंदी विभागों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता थी। करीब 1.5 साल बाद सरकार ने अपने अधिकार वापस ले लिए। मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य पदार्थ किस क्रांति से संबंधित हैं? नीली क्रांति। मत्स्य और समुद्री खाद्य पदार्थ नीली क्रांति संबंधी। यह एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक उत्पादक कृषि गतिविधियों के रूप में एक्वाकल्चर के उल्लेखनीय उद्भव को इंगित करता है। एक्वाकल्चर समुद्री, खारे और मीठे पानी में होने वाले सभी जलीय पशुओं और पौधे की सक्रिय संस्कृति को संदर्भित करता है। नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के दौरान भारत में लॉन्च किया गया था। यह पर्याप्त रोजगार के अवसरों के साथ खाद्य आपूर्ति उत्पन्न करने और पोषण स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। भदावरी भैंस का मूल स्थान है उत्तर प्रदेश। भदावरी एक उन्नत देसी भैंस की नस्ल है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा जिलों और मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिलों में दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। हमारे देश में भैंस की 12 नस्लों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नस्ल पंजीकरण समिति द्वारा मान्यताएं प्राप्त हैं। भदावरी इनमें से एक महत्वपूर्ण नस्ल है जो दूध के उच्च वसा प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है। भदावरी भैंस के दूध में औसतन 8% वसा पाई जाती है और जो देश में पाई जाने वाली भैंस की नस्लों से अधिक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक 11 से 12% वसा पाई जाती है। भदावरी देश में भैंस की सबसे अच्छी नस्ल है। यह देश की एकमात्र देसी नस्ल है जिसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट सन 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के वृक्ष आवरण का अनुपात 7421 है किलोमीटर है। देश का कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर आंका गया है।
सन 2019 के पिछले आकलन की तुलना में ट्री कवर की सीमा 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर वृक्ष आवरण अनुमान की मापक त्रुटि 4.01 आंकी गई है। राज्य स्तर पर मानक त्रुटि 2.23% से 16.49 तक होती है। सबसे अधिक वृक्षारोपण वाला राज्य महाराष्ट्र 12,108 वर्ग किलोमीटर, इसके बाद राजस्थान 8,733 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद मध्य प्रदेश 8,054 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 7,494 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश 7,421 वर्ग किलोमीटर। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के भौगोलिक क्षेत्रफल की प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश वृक्षारोपण के आवरण का उच्चतम प्रतिशत 13.16% दिखाता है। उसके बाद दिल्ली 9.91%, केरल 7.26%, गोवा 6.59 का स्थान आता है। झूम की खेती को संदर्भित है। जामुन की खेती स्थानांतरित कृषि। झूम की खेती, जिसे स्थानांतरित कृषि के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है। कृषि की इस प्रणाली में भूमि पर अस्थायी रूप से खेती की जाती है, फिर इसे छोड़ दिया जाता है, जबकि काश्तकार दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में वे अपने खेती शैली के रूप में स्लैश एंड बर्न की प्रथा का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में खरीफ की फसलों का चयन कीजिए। खरीफ, धान, सरसों नहीं होता, मक्का, अलसी, सोयाबीन, मटर भी नहीं होता, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। मक्का तो होता है, धान, कपास, मक्का, कपास, सोयाबीन। जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर एक ही स्थान पर उगाए और जोते जाते हैं, उसे फसल कहा जाता है। फसलों को उस मौसम के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें वे उगते हैं। भारत एक विशाल देश है। तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। तदनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में उगाई जाने वाली फसलों की एक समृद्ध विविधता है। इस विविधता के बावजूद दो व्यापक फसल स्वरूप की पहचान की जाती है। ये खरीफ फसलें और रबी फसलें। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु आमतौर पर जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ फसलें हैं। रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। इनकी समयावधि अक्टूबर से मार्च होती है। रबी फसलों के उदाहरण गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी है। कृषि और सहयोगी क्षेत्रों में योजना के प्रतिपादन और अनुसंधान कार्य के समन्वय के लिए शीर्ष निकाय है क्षेत्रीय ग्रामीण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में योजनाएं बनाने के लिए अनुसंधान कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यह दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। भारत में पंचायती राज प्रणाली क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन प्रणाली को शक्ति प्रदान करता है। इस प्रणाली में 3 स्तर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद
जिला स्तर। ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाई होती है। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक होती है जो किसी पंचायत या गांव क्षेत्र में रहते हैं। कोई भी जो 18 वर्ष या अधिक आयु का है और जिसे मतदान करने का अधिकार है वह ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का भी चुनाव करते हैं। सरपंच और पंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। एक ग्राम पंचायत 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। ग्राम सभा के कार्यकारी समिति को ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, जिसमें सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य उसके अंतर्गत आने वाले गांवों के विकास कार्यक्रमों को लागू करना होता है। ग्राम सभा वह स्थान है जहां ग्राम पंचायत के कार्य की सभी योजनाओं को व्यक्तियों के सामने रखा जाता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों पंचायत के अध्यक्ष या सरपंच द्वारा चुने जाते हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है। कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने के लिए सचिव जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 5 और 6 में शुरू की गई थी? भारत निर्माण योजना का एक घटक है ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण स्वच्छता। भारत निर्माण राज्य सरकारों और पंचायत राज संस्थाओं के साथ भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए एक समयबद्ध योजना है। इसे सन 2005 में प्रक्षेपण किया गया था। इसके विचार के लिए 6 प्रमुख क्षेत्र जल, सिंचाई, सड़क, टेलीफोन संयोजकता, ग्रामीण विद्युतीकरण और आवास है। इस योजना के तहत शिक्षा शामिल नहीं है। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसके 6 घटक हैं। जल, हर बस्ती में पीने के पानी का एक सुरक्षित स्रोत होने के लिए सन 2009 तक 55,067 खुला इलाकों को कवर किया जाना चाहिए। सभी आवासों को अलावा स्रोत और बस्तियों की विफलता के कारण पूर्ण आवरण से आंशिक आवरण तक वापस फिसल गया है, जिसमें पानी की गुणवत्ता की समस्याएं हैं। सड़कें 1,000 और इससे अधिक आबादी पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में 500 से अधिक हर बसावट को एक सदाबहार सड़क प्रदान की जाएगी। शेष 66,802 बस्तियों को सन 2009 तक कवर किया जाएगा। सिंचाई 10 मिलियन हेक्टेयर यानी 100 लाख अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण सन 2009 तक 60 लाख घरों का निर्माण ग्रामीण गरीबों के लिए सन 2009 तक किया जाना है। टेलीफोन संयोजकता, प्रत्येक गांव को टेलीफोन से जोड़ा जाएगा। शेष 66,822 गाँवों को नवंबर सन 2007 तक आवरण किया जाएगा। बिजली, प्रत्येक गांव को बिजली प्रदान की जाएगी। शेष 1,25,000 गाँवों को सन 2009 तक आवरण किया जाएगा और साथ ही 2.3 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। आवास, इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? झांसी। उत्तर प्रदेश में मूंगफली की सर्वाधिक उपज बुंदेलखंड में होती है। बुंदेलखंड में लाल मिट्टी होने के कारण यह मूंगफली की फसल के लिए फायदेमंद है। राज्य में लीची का सर्वाधिक उत्पादक सहारनपुर और मेरठ में होता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन होता है। आंवला राज्य में सबसे अधिक प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में उगाए जाते हैं। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद जिलों में होता है। अफीम उत्पादन में बाराबंकी सबसे आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा नीलगिरी खापली किस्म से संबंधित है? गेहूँ।
नीलगिरी खापली गेहूं की एक किस्म है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने गेहूं की इस किस्म को जारी किया। भारत कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि शिक्षा अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट भेजता है। फसल की अन्य किस्में गेहूं के लिए HW1098, नीलगिरी खपाली HD CSW18, HD3117, HD4728, पूसा मालवी और HS562 गेहूं का हो गया। पूसा उत्कर्ष लंबा तरबूज है। पूसा रौनक गोल तरबूज है। पूसा कंपोजिट 701 बाजरा है। राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? सहायक कलेक्टर, लेखपाल, निरीक्षक कानून। निरीक्षक कानून सहायक समाहर्ता, लेखपाल और निरीक्षक कानूनगो ये सभी राजस्व अधिकारी के रूप में शामिल हैं। राजस्व अधिकारी का अर्थ होता है इस अधिनियम के तहत राजस्व लिखित प्रमाण बनाए रखने या टायर भू राजस्व के टायर व्यवसाय में कार्यरत किसी भी अधिकारी से है। सहायक समाहर्ता भू राजस्व अन्य प्रकार के सरकारी करों और शुल्कों तथा भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाने वाला योग्य समस्त राशियों के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। यह भूमि के संबंध में अधिकारों के परिशुद्ध और अद्यतन अभिलेखों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। लेखपाल उत्तर प्रदेश भारत में एक लिपिक सरकारी पद है जिसमें इससे पहले पटवारी के नाम से जाना जाता था। कर्तव्य ग्राम राजस्व खातों और ग्राम भूमि अभिलेखों को बनाए रखना है। ये मूल रूप से ग्राम स्तर पर राजस्व प्रशासन में ग्राम लेखाकार अधिकारी होता है। इंस्पेक्टर कानूनगो का मुख्य उद्देश्य निरीक्षण की सुविधा प्रदान करना और विशेष कानूनगो या पटवारी मुहर्रर से जांच के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराना, कोषागार में जमा की गई राशियों को सत्यापित करना।